चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी क्लास 11 के 4th चैप्टर है, समाज का बोध वाले पुस्तक के 4th चैप्टर है। चैप्टर के नाम है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक पर्ची के बारे में देखेंगे। समाजशास्त्र को कभी कभी क्रांति के युग की संतान भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में हुआ और जहाँ विगत 300 वर्षों के क्रांतिकारी परिवर्तनों ने वहाँ के लोगों के जीवन को निर्णायक रूप से बदल दिया था। समाजशास्त्र के अभ्युदय में 3 क्रांतिकारी परिवर्तनों का महत्वपूर्ण हाथ है। ज्ञानोदय या वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। इस प्रक्रिया ने केवल यूरोपीय समाज को ही पूरी तरह से नहीं बदला बल्कि यूरोप के संपर्क में आने के कारण विश्व को भी परिवर्तित किया है। और इस अध्याय में 3 महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के मुख्य विचारधाराओं पर प्रकाश डालेंगे और ये हैं कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्कहाइम तथा मैक्स वेबर हैं। समाजशास्त्र की शास्त्रीय परंपरा के आधारक के नाते उन्होंने इस विषय की नींव रखी। इसके विचार और सोच आधुनिक परिवेश में भी प्रासंगिक है। बेशक इनके सिद्धांतों का आलोचना हुई है और इनमें समय के साथ महत्वपूर्ण शोधन भी किए गए हैं। चूंकि समाज के बारे में बनी अवधारणाएं स्वयं अपने सामाजिक परिवेश में ही प्रभावित होती है और अतः हम अपनी चर्चा उन परिस्थितियों से प्रारंभ करते हैं जिनमें समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। देखते हैं समाजशास्त्र का संदर्भ देखें। यूरोप का आधुनिक युग और आधुनिकता कि वे तमाम अवस्थाएं जो आज हमारे लिए सहज स्वाभाविक बन चुके हैं, यह सब 3 मुख्य प्रक्रियाओं की देन है और ये है ज्ञानोदय अथवा विवेक का युग और फ्रांसीसी क्रांति में निहित राजनीतिक संप्रभुता की खोज तथा उसके बाद अधिक उत्पादन की वह व्यवस्था जिनका उद्घाटन औद्योगिक क्रांति ने किया था। चूंकि इस विषय पर पहली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय में चर्चा की जा चुकी है, अतः यहाँ हम केवल इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बौद्धिक परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ज्ञानोदय के बारे में देखते हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप में संसार के बारे में सोचने विचारने के बिल्कुल नए एवं मौलिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। ज्ञानोदय या प्रबंधन के नाम से जाने गए एक नए दर्शन ने जहां एक तरफ मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया, वहीं दूसरी तरफ विवेक को मनुष्य की मुख्य विशिष्टता का दर्जा दिया। विवेकपूर्ण और आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता ने मनुष्य को अपनी ही नजर में हमेशा के लिए बदल दिया और एकल मानव अब व्यक्ति बन गया और एक ऐसी हस्ती जो एक साथ ज्ञान का उत्पादन भी है और उपभोक्ता भी है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। और इस मानव व्यक्ति को ज्ञान का पात्र की उपाधि भी दी गई, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सोच था कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को पूर्ण रूप से मनुष्य माना गया जो विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार सकते थे और जो इससे काबिल नहीं समझे गए उन्हें मानव का दर्जा नहीं दिया गया बल्कि आदिम मानव या बर्बर मानव कहा गया। चूंकि मानव समाज मनुष्य द्वारा बनाया गया है और इसका युक्ति संगत विश्लेषण संभव है और इस प्रकार के विश्लेषण के सहारे एक समाज में रहने वाले लोग दूसरे समाज को भी समझ सकते हैं। युक्ति संगत को मानव जगत की परिभाषित विशिष्टता का स्थान दिया जा सके, इसके लिए प्राकृतिक धर्म संप्रदाय और देवी देवताओं के महत्व को कम करना अनिवार्य था। आधुनिक युग के आने से पहले मानव जगत को जाने समझने के लिए लोग उन्हीं पर निर्भर थे और इनका तात्पर्य यह है कि ज्ञानोदय या प्रबोधन मात्र को एक संभावना से वास्तविक अर्थार्थ में बदलने में उन वैचारिक प्रवृत्तियों का हाथ है जिन्हें आज हम धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक सोच और मानवतावादी सोच की संज्ञा देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देखें। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में व्यक्ति तथा राष्ट्र राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता के आगमन की घोषणा की। उसके बाद मानवाधिकार के घोषणा पत्र ने सभी नागरिकों को समानता पर बल दिया तथा जन्म के आधार पर प्राप्त होने वाली विशेष अधिकार की वैधता पर प्रश्न उठाया। इसने व्यक्ति को धार्मिक तथा जमींदारी संस्थाओं के अत्याचारी शासन से मुक्त किया और जो फ्रांस की क्रांति के पहले वहां अपना वर्चस्व बनाए रखा था और किसानों की जो अधिकतर सर्फ यानी बंधन मजदूरों या कृषिदास थे उन्हें कुलीन वर्ग के जगीरदारों के चंगुल से आजाद कराया गया और अधिकांश करों को रद्द कर दिया गया और किसान जगीरदारों और चर्च तथा धार्मिक संस्थाओं को दिया करते थे और उसके बाद गणतंत्र के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते संप्रभुत व्यक्ति हकों और अधिकारों के धारक बने तथा उन्हें कानून और राज्य की संस्थाओं के समक्ष समानता और अधिकार भी प्राप्त हुए। राज्य को व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का सम्मान करना पड़ा और राज्य की कानून किसी भी व्यक्ति के
के निजी जीवन में दखल नहीं दे सकते थे। राज्य द्वारा संचालित क्षेत्र तथा सार्वजनिक घर बार द्वारा संचालित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग कर दिया गया और सार्वजनिक और घरेलू क्षेत्रों की मर्यादा के अनुकूल कौन से सामाजिक संस्था या गतिविधियां हैं, इस विषय पर नई मान्यताएं और नए विचार कायम हुए। उदाहरण के तौर पर धर्म तथा परिवार का अधिकांश भाग अब घरेलू या व्यक्तिगत क्षेत्र के अनुकूल माना गया, जबकि शिक्षा यानी विशेषकर स्कूली शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा को अब सार्वजनिक क्षेत्र के लायक माना गया। और ध्यान रहे कि फ्रांसीसी क्रांति और आधुनिक युग के पहले शिक्षा घरेलू या व्यक्तिगत विषय था, इसमें राज्य की कोई खास भूमिका नहीं थी। दूसरी तरफ धार्मिक और राजकीय संस्थाएं मिले जुले थे और परिवार आज से कहीं ज्यादा सार्वजनिक था और साथ ही राष्ट्र राज्य को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया और अब इसे एक ऐसी प्रभुत्व संपन्न हस्ती माना गया जिसके द्वारा एक केंद्रीकृत शासन तंत्र है। और फ्रांसीसी क्रांति के सैद्धांतिक से स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व आधुनिक राज्य के नए नारे बने। उसके बाद औद्योगिक क्रांति में देखें, आधुनिक उद्योग की नींव औद्योगिक क्रांति के द्वारा रखी गई, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। इसके दो प्रमुख पहलू थे। पहला, विज्ञान तथा तकनीकी का उद्योग उत्पादन में व्यवस्थित प्रयोग, विशेषकर नई मशीनों का आविष्कार तथा ऊर्जा के नए साधनों का औद्योगिक कामों में उपयोग करना। और दूसरा था औद्योगिक क्रांति ने श्रम तथा बाजार को नए ढंग से और बड़े पैमाने पर संगठित करने के तरीके विकसित किए, जैसे कि पहले कभी देखने में नहीं आया था। और नई मशीनों जैसे कि स्प्रिंग जेनी नाम की सूती काटने वाले मशीन, उसने औद्योगिक उत्पादकता को बेशुमार रूप से बढ़ाया। साथ ही ऊर्जा के नए स्रोत जैसे भाप से चलने वाली इंजन के विभिन्न स्वरूप उत्पादन प्रक्रिया को सुगम बनाया। और इन्हीं प्रक्रियाओं ने विशाल कारखानों की नई औद्योगिक व्यवस्था और अधिक बनाया और यानी बड़े पैमाने पर औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण किया और या इसका जन्म हुआ। और अब वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर संपूर्ण विश्व के बाजारों के लिए किया जाने लगा। इन उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल की भी दुनिया भर में प्राप्त की जाने लगी। इस प्रकार बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग पूरी दुनिया में छा गए। उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हुआ। शहरी इलाकों में बसे हुए उद्योगों को चलाने के लिए मजदूरों को मांग को उन विस्थापित लोगों ने पूरा किया जो ग्रामीण इलाकों को छोड़ काम की तलाश में शहर आकर बस गए थे। और कम तनख्वाह मिलने के कारण अपने जीविका चलाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी लंबे समय तक खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ा था। आधुनिक उद्योगों ने शहरों को देहात पर हावी होने में मदद की और कस्बे और छोटे छोटे शहर जनसंख्या निवास के मुख्य स्थान बने और जहां उच्च नीच की विषमता में बटा विशाल जन समूह थोड़े मगर सघन आबादी के भीड़ भाड़ भरे इलाकों में रहने लगा। अमीर और शक्तिशाली लोग शहरों में रहने लगे, लेकिन साथ ही मजदूर वर्ग के करीब लोग भी उन्हीं शहरों में झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों में रहने लगे और उसके बाद रहने पर भी बेस हुए थे। और आधुनिक शासन पद्धतियों के अनुसार राजतंत्र को स्वास्थ्य सर सफाई और आपराधिक गतिविधियों और व्यवसाय पर नियंत्रण तथा सर्वांगीण विकास जैसे सार्वजनिक समूह विषयों को जिम्मेदारी उठानी पड़ी इसकी सर सफाई के लेकर। और इन नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शासन तंत्र को नए प्रकार की जानकारी और ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। नए ज्ञान के लिए उभरती मांग ने सामाजिक विज्ञान और विशेषकर समाज शास्त्र जैसी नई विधाओं के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और प्रारंभ से ही समाजशास्त्रीय विचार मुख्य रूप से औद्योगिक समाज के विकास के वैज्ञानिक अन्वेषण से जुड़े हुए थे। इसके कारण विद्वानों ने इस विषय पर विवाद है कि समाजशास्त्र नए औद्योगिक समाज का विज्ञान है। अनुभवों को आधार बनाकर समाजशास्त्री तौर तरीके पर वैज्ञानिक विचार विमर्श तभी संभव हुआ जब आधुनिक औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई। और किसी भी समाज को समझने का आधार वहां के राज्य द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक सूचना बनी जो इसके सामाजिक संकायों को देख रेख कर सकती थी। और समाजशास्त्री सिद्धांत इसी चिंतन मनन पर परिणाम है। और कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे, परंतु देश से निकाले जाने के कारण उन्हें अपना अधिकतम समय ब्रिटेन में बिताना पड़ा। और उनके क्रांतिकारी राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें न केवल अपनी मातृभूमि बल्कि ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस से भी निकाल दिया गया था। दार्शनिक न होते हुए भी उन्होंने दर्शन शास्त्र का
अध्ययन किया। वे एक सामाजिक चिंतक और विश्लेषक थे जिन्होंने अत्याचार तथा शोषण को खत्म करने की वकालत की। उन्हें विश्वास था कि वैज्ञानिक समाजवाद के द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, और इसकी प्राप्ति के लिए मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का आलोचनात्मक विश्लेषण कर उनकी कमजोरियों को उजागर किया ताकि इस व्यवस्था का पतन हो सके। मार्क्स का यह कथन है कि समाज ने विभिन्न चरणों में उन्नति की है। ये चरण है आदिम साम्यवादी, दासता, सामंतवादी व्यवस्था तथा पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी मनुष्य के विकास का सबसे नवीनतम चरण है, लेकिन उनका मानना था कि बहुत जल्दी ही इसका स्थान समाजवाद ने ले लिया है। पूंजीवाद समाज ने अलगाव की स्थिति और शक्ति का स्थानांतरण कई स्तरों पर काम करता हुआ दिखाई देता है। पहला आधुनिक पूंजीवाद समाज में मनुष्य प्रकृति से अपने आप को काफी अलग थलग पाता है, और दूसरा व्यक्ति में अलगाव उनकी स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि पूंजीवाद ने सामाजिक व्यवस्था के चले आ रहे सामूहिक रूप को व्यक्तिगत बना दिया, और यहाँ सभी आपसी संबंध ज्यादातर बाजार से परिचालित और व्यवस्थित होते हैं। तीसरा, कामकाजी व्यक्तियों का एक बड़ा समूह स्वयं अपने मेहनत के फल से वंचित है, क्योंकि मजदूर का अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा मजदूरों का कार्य प्रणाली पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसमें पहले प्रशिक्षित दस्तकार का अपने श्रम पर पूरा नियंत्रण होता था, और आज कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की दिनचर्या का निर्धारण प्रबंधन करते हैं। अतः इन परिणामों के फलस्वरूप आज व्यक्ति स्वयं से अलग हो गया है, और अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए वह संघर्ष करता है तथा ज्यादा वह आजाद तो है परंतु अलग थलग है, और अपने जीवन पर उसका नियंत्रण पहले की तुलना में कम हो गया है। हालांकि यह व्यवस्था तथा अत्याचार पर आधारित थी, परंतु फिर भी मार्क्स का यह मानना था कि पूंजीवाद मानव इतिहास में एक आवश्यक तथा गतिशील चरण रहा, क्योंकि इसने ऐसा वातावरण तैयार किया जो भविष्य में समान अधिकारों की वकालत करने तथा शोषण और गरीबी को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। पूंजीवाद समाज में परिवर्तन सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया जाएगा जो इसके शोषण के शिकार हैं, और जो एक साथ मिलकर क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा इसे जड़ से समाप्त कर स्वतंत्रता तथा समानता पर आधारित साम्यवादी सोशलिस्ट समाज की स्थापना करेंगे। और समाजवादी व्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझने के लिए मार्क्स ने इसके राजनीतिक सामाजिक विशेष कर इसके आर्थिक रूप पर गहन अध्ययन किया। अर्थव्यवस्था के बारे में मार्क्स की धारणा थी कि यह उत्पादन के तरीके पर आधारित होती है, और यह उत्पादन की विस्तृत प्रणाली है जिसका संबंध ऐतिहासिक कार्य से होता है। आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद, ये सब उत्पादन की व्यवस्था है, और सामान्य स्तर पर उत्पादन की व्यवस्था एक काल विशेष इसमें जीवन की विशेषताओं को दिखाती है। विशिष्ट स्तर पर हम उत्पादन की व्यवस्था को एक इमारत की तरह ले सकते हैं। वजह से एक इमारत में एक आधार पर नींव होती है जिस पर इमारत खड़ी होती है, और फिर एक ढांचा जो इस नींव पर खड़ा किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर नींव या अर्थव्यवस्था का आधार प्राथमिक तौर पर आर्थिक होता है, और इसमें उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन संबंध शामिल होते हैं। यहाँ उत्पादक शक्तियों से तात्पर्य उत्पादन के उन सभी साधनों से है जैसे भूमि, मजदूर, तकनीकी ऊर्जा के विभिन्न साधन यानी बिजली, कोयला, पेट्रोल आदि हैं। उत्पादन संबंध के अंतर्गत वे सभी आर्थिक संबंध आते हैं जो मजदूर संगठन के रूप में उत्पादन में भाग लेते हैं। उत्पादन संबंध संपत्ति संबंधी भी होते हैं, क्योंकि ये स्वामित्व अथवा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण से संबंधित होते हैं। उदाहरण के तौर पर आदिम साम्यवाद ने में उत्पादन के तरीके के अंतर्गत मुख्यतः प्राकृतिक जंगल, भूमि, जानवर आदि आते हैं। इसमें तकनीकी के आदिम तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पत्थर के सरल औजार तथा शिकार के हथियार। उत्पादन संबंध सामूहिक संपत्ति पर आधारित है, जैसे इस समय निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, और शिकार तथा संग्रहण के आदिम तरीके मजदूर संगठन के रूप में है। उसके बाद इस प्रकार अर्थव्यवस्था का आधार मुख्य उत्पादक शक्तियों और उत्पादन में इसके उनके संबंधों पर आधारित होता है। इसी धरातल पर समाज की सभी संस्थाएं सामाजिक संस्कृति तथा राजनीतिक एक दूसरे पर आधारित है। अतः धर्म, कला, कानून, साहित्य तथा विभिन्न प्रकार के विश्वास और सोच जैसी संस्थाएं इसी अधिसंरचना के भाग हैं जिनका निर्माण इस नींव पर किया गया। मार्क्स का यह मानना था कि व्यक्ति की सोच और विश्वास ने उसी अर्थव्यवस्था को जन्म लिया है जिसका वे हिस्सा हैं, और व्यक्ति अपनी जीवन चर्चा कैसे कमाता है
और जीवनचर्या कैसे कमाता है और इससे आधारित होते हैं कि उसकी सोच कैसी है। भौतिक जीवन सोच को आकार देते हैं परंतु सोच भौतिक जीवन को आकार नहीं देते। यह तर्क मार्क्स की समकालीन अवधारणा से बिल्कुल अलग था और उस समय यह प्रचलित था कि मनुष्य जैसा चाहे वैसा सोचने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि विचार ही दुनिया को आकार देते हैं। मार्क्स ने आर्थिक संरचना और प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया क्योंकि उसका विश्वास था कि मानव इतिहास में ये प्रत्येक सामाजिक व्यवस्थाएं की नींव होते हैं। अगर हम यह समझ सकें कि किस तरह अर्थव्यवस्था कार्य करती है और किस प्रकार यह पहले भी बदलती रही है तो हम यह सीख सकेंगे कि भविष्य में समाज ने कैसे परिवर्तन आए समाज में, परंतु इस प्रकार के परिवर्तन कैसे लाया जा सकते हैं। मार्क्स का उत्तर में वर्ग संग्रह द्वारा होता है। और जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ तथ्य है। जैसे कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी। 5 मई 1818 को प्रशिया यानी जो जर्मनी में है पर प्रशिया के राइनलैंड नामक प्रांत में जन्म हुआ था। इन्हें अवसंपन्न उदारवादी वकील के पुत्र थे और उसके बाद 1834 से 36 में बॉन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। उसके बाद पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन जहाँ युवा हेगेलियंस से प्रभावित थे। उसके बाद 1841 में जेना विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट का शोध पत्र पूरा किया। उसके बाद डॉक्टरेट का शोध पत्र पूरा किया और 1943 में जेनी बॉन वेस्टफेलन से विवाह कर पेरिस में बस गए थे। उसके बाद 1844 में पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात की, जीवन पर्यटन मित्र बने और 1947 में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन द्वारा उनको संगठन के लक्ष्य द्वारा उद्देश्यों का दस्तावेज तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह मार्क्स तथा एंगल्स द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया तथा इसका प्रकाशन मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1948 में हुआ था इस नाम से। उसके बाद 1950 में देश निकाला गया, मृत्यु पर्यटन इंग्लैंड में निवास। उसके बाद 1952 में द एथेंस ब्रूमायर ऑफ लुई बोनापार्ट का प्रकाशन हुआ। 1959 में ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी का प्रकाशन हुआ। उसके बाद 1967 में कैपिटल प्रथम खंड प्रकाशित हुआ। 1981 में जेनी बॉन वेस्टफेलेन की मृत्यु हुई। उसके बाद 1983 में मार्क्स का निधन तथा लंदन हाईगेट सीमेंट में दफनाया गया। तो चलिए देखते हैं मार्क्स का उत्तर में वर्ग संघर्ष द्वारा। मार्क्स के लिए व्यक्ति को सामाजिक समूहों में विभाजित करने का मुख्य तरीका धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता तथा समान पहचान के बजाय उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में था। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में जो व्यक्ति एक जैसे पदों पर आसीन होते हैं वे स्वतः ही एक वर्ग निर्मित होते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में अपनी स्थिति के अनुसार तथा संपत्ति के संबंध में उनके एक जैसे हित तथा उद्देश्य होते हैं, चाहे उन्हें उनकी पहचान तथा उस समय न हो। वर्गों का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत होता है जो उत्पादन में सहायक शक्तियों की स्थिति में परिवर्तन तथा पहले से विद्यमान वर्गों के मध्य होने वाली संघर्षों के फलस्वरूप होता है। जैसे उत्पादन के साथ उत्पादन तकनीकी तथा उत्पादन के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है तो विभिन्न वर्गों में संघर्ष बढ़ जाता है जिसका परिणाम संघर्ष होता है। उदाहरण स्वरूप उत्पादन के पूंजीवाद साधन सर्वहारा वर्ग का निर्माण होता है और निर्माण करते हैं और जो नवीन शहरी संपत्ति विहीन वर्ग होते हैं जिनका निर्माण सामंतवादी कृषक व्यवस्था के विनाश के फलस्वरूप हुआ है। सर्फ तथा छोटे छोटे कृषकों को भूमि तथा आजीविका के पूर्ववर्ती स्रोतों से बेदखल कर दिया गया है और उसके बाद तत्पश्चात अपनी आजीविका कमाने के लिए वे नगरों में जाकर बसने लगे तथा कानूनी एवं पुलिस के दबाव के कारण फलस्वरूप उन्हें नए बने कारखानों में काम करना पड़ा। अतः एक बृहद नवीन सामाजिक वर्ग का निर्माण हुआ जो संपत्ति विहीन था और जिन्हें अपनी आजीविका के लिए मजदूरी में काम करना पड़ा था। उत्पादन प्रक्रिया में साझे रूप से काम करने के कारण मजदूरों ने एक अलग वर्ग बनाया। मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक थे। उनका यह मानना था कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने वाले मुख्य ताकत होते हैं और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्य करने का क्रम
भी था उसमें मार्क्स तथा एंगेल्स ने अपने विचार स्पष्ट तथा संक्षिप्त में रखे और इसकी प्रारंभिक पंक्तियां घोषणा करती है और प्रत्येक विद्यमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मनुष्य के इतिहास को ढूंढते हुए उन्होंने बताया कि वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया विभिन्न ऐतिहासिक कालों में भिन्न थी और आदिम से आधुनिक रूप में समाज का विकास कई भिन्न चरणों में हुआ है तथा प्रत्येक काल में शोषक तथा शोषित वर्ग एक दूसरे से अलग होते हैं। मार्क्स और एंगल्स ने लिखा कि आजाद तथा दास, अनुकूलीन तथा सामंत्य जन, जमींदार तथा सर्फ श्रेणी, प्रमुख तथा कारीगर, एक शब्द से शोषक और शोषित एक दूसरे का विरोध लगातार करते रहे हैं और निरंतर कभी दबे हुए रूप में तो कभी खुले रूप में युद्ध करते रहे। प्रत्येक स्तर पर मुख्य विरोधी वर्ग उत्पादन प्रक्रिया के अंतर विरोधी से पहचाने जाते हैं और पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों जैसे पूंजी, फैक्ट्री, मशीनें, भूमि इत्यादि बुर्जुआ वर्ग का अधिकार होता है और दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग का उत्पादन के सभी साधनों ऊपर से अधिकार समाप्त हो गया है। अतः पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में मजदूरों के पास जीवित रहने के लिए सिवाय अपने श्रम को बेचने के दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया था क्योंकि उनके पास और कुछ बचा ही नहीं था। उसके बाद अगर दो वर्ग सिद्धांततः एक दूसरे के विरोध भी हो तो वे भी स्वतः संघर्ष में नहीं पड़ते हैं। अब संघर्ष होने का यह आवश्यक है कि वे अपने वर्ग हित तथा पहचान के प्रति जागरूकता हो और साथ ही अपने विरोध के हितों तथा पहचान के प्रति सहज रहें और इस प्रकार की वर्ग चेतना के विकसित होने के उपरांत राजनीतिक गोलबंदी के तहत वर्ग संघर्ष होते हैं और इस प्रकार के संघर्ष से प्रभावशाली अथवा शासक वर्ग को उनके द्वारा उखाड़ फेंका जाता है जो पहले से शासित अथवा अधीनस्थ वर्ग होता है। इससे ही क्रांति कहते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के तहत आर्थिक प्रक्रियाओं से विरोध का जन्म होता है जो आगे चलकर वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, परंतु आर्थिक प्रक्रियाएं स्वतः क्रांति का नेतृत्व नहीं करती बल्कि सामाजिक तथा राजनीतिक प्रक्रियाएं भी समाज को पूर्णतः परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। विचारधारा का होना एक मुख्य कारण है क्योंकि आर्थिक तथा सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाएं के संबंध बहुत जटिल होते हैं। प्रत्येक काल में शासक वर्गों द्वारा प्रभुत्वशाली विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। यह प्रभुत्वशाली विचारधारा अथवा दुनिया को देखने का नजरिया शासक वर्ग के प्रभाव तथा विद्यमान सामाजिक क्रम को न्याय संगत ठहराता है। उदाहरण के तौर पर प्रभावी विचारधारा गरीब व्यक्तियों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वे गरीब इसलिए नहीं है कि उनका शोषण अमीरों द्वारा होता है बल्कि अपने भाग्य के कारण अथवा पिछले जन्म के में अपने बुरे कर्मों द्वारा इत्यादि के कारण वो गरीब हुए हैं। और हालांकि प्रभुत्वशाली विचारधारा हमेशा सफल नहीं होती और उन्हें विरोधी विचारधाराओं द्वारा अथवा वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण की चेतावनियों का सामना करना पड़ा है। चूंकि प्रत्येक वर्ग में सजगता सतत रूप से नहीं पाई जाती, अतः एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में कोई वर्ग किस प्रकार से कार्य करेगा उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः मार्क्स के अनुसार आर्थिक प्रक्रियाएं ज्यादातर वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। हालांकि यह राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर भी निर्भर करता है। अनुकूल परिस्थितियों का अंतर्गत वर्ग संघर्ष क्रांति के रूप में परिणति हो जाता है और एमिल दुर्खाइम को समाजशास्त्र के औपचारिक संपादक का संस्थापक माना जा सकता है और क्योंकि वे सन 1913 में पेरिस में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर थे और रूढ़िवादी यहूदी परिवार में जन्मे थे। दुर्खाइम को रेवेनिकल विद्यालय यानी धार्मिक यहूदी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भेजा गया। उसके बाद 1876 में जब उन्होंने इकोल नॉर्मल सुपेरियोर में प्रवेश किया तब अपने धार्मिक अभिविन्यास में संबंध विच्छेद कर अपने आप को नास्तिक घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी उनके नैतिक पोषण का अनेक समाजशास्त्रीय चिंतन पर गहरा प्रभाव पर किसी भी समाज की मुख्य विशेषताएं उसकी नैतिक संहिताएं होती है जो व्यक्तिगत आचरण को निर्धारित करती है। और एक धार्मिक परिवार से आने के कारण धर्म संबंधी धर्मनिरपेक्षता चिंतन उन्हें बेहद प्रिय था और उनको जिनको वे विकसित करना चाहते थे और अपनी इस इच्छा की पूर्ति वे अपनी लिखित पुस्तक में की थी जिसका नाम है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ में उन्होंने पाया था। और उसके बाद दुर्खाइम के पास समाज एक सामाजिक तथ्य था जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति के ऊपर था। वे बंधन जो मनुष्य को समूह के रूप में आपस में बांधते थे। समाज
समाज के अस्तित्व के लिए निर्णायक थे। और ये बंधन अथवा सामाजिक एकता व्यक्ति पर दबाव डालते हैं ताकि वह मनुष्य के मानदंडों तथा अपेक्षाएं के अनुरूप हो, और ये व्यक्ति के व्यवहार प्रतिमानों को बाधित करते हैं तथा विविधता एक छोटे दायरे में सिमट जाती है। और सामाजिक क्रियाओं में विकल्पों को सीमित करने का आशय यह था कि सामाजिक व्यवहार का पूर्वानुमान संभव था, और क्योंकि व्यवहार प्रतिमान के साथ होता था और इसका प्रकार अवलोकित व्यवहार के प्रतिमानों को देखकर मानदंडों संहिता तथा सामाजिक एकता को पहचाना जा सकता था जो उन्हें एकत्रित करते थे। अतः दूसरे प्रकार की अमूर्त चीजों का अस्तित्व जैसे विचारों, मानदंडों, मूल्यों इत्यादि को मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के प्रतिमान के अध्ययन से अनुभाविक रूप से सत्यापित किए जा सकते थे, क्योंकि वे समाज में एक दूसरे से संबंधित है। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिकता को आचरण की संहिता में पाया जा सकता है जो व्यक्ति पर सामूहिक समझौते के तहत जबरदस्ती थोपे जाते थे, और यह जीवन के दैनिक क्रियाकलाप से देखे जा सकते थे। समाज के वैज्ञानिक समझ जिसे दुर्खाइम विकसित करना चाहते थे वह नैतिक तथ्यों को मान्यता पर आधारित थे। उन्होंने लिखा, नैतिक तथ्य अन्य तथ्यों की तरह घटित होते हैं, वे क्रिया के नियमों से बने हैं, और जो विशेष गुणों द्वारा पहचाने जाते हैं उनका अवलोकन, वर्णन तथा वर्गीकरण किया जा सकता है, और वे विशेष कानूनों के द्वारा समझाया जा सकता है। नैतिक संहिता विशेष सामाजिक अवस्थाओं की अभिव्यक्ति थी। अतः एक समाज की नैतिकता भी दूसरे समाज के लिए अनुपयुक्त थी। अतः दुर्खाइम के अनुसार नैतिक संहिता के सामाजिक परिस्थितियों की व्युत्पत्ति हो सकती है। इसमें समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बना दिया तथा अपने उनके यह बृहद उद्देश्य समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत निकट थी। और दुर्खाइम में एमिल दुर्खाइम का जन्म 1858 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1970 में हुआ था। तो देखते हैं 15 अप्रैल 1858 में एपिनल में जन्म हुआ दुर्खाइम का, जो जर्मन सीमा पर स्थित फ्रांस के लॉरेंस प्रांत में था, और वे एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार से थे, और उनके पिता, दादा तथा परदादा सब यहूदी पादरी थे, और जिन्हें भी प्रारंभ में धार्मिक स्कूल में प्रशिक्षित के लिए भेजा गया था दुर्खाइम को। उसके बाद 1876 में पेरिस के एकोल नॉर्मल सुपेरियो में दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए दाखिल हुआ, और 1887 में बॉर्डियो विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा के लेक्चर नियुक्त हुए। उसके बाद 1893 में डायरेक्टर शोध प्रपत्र डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ सोसाइटी प्रकाशित हुई इनकी, और 1895 में रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड प्रकाशित हुए। उसके बाद 1897 में फ्रांस के प्रथम सामाजिक विज्ञान जर्नल एनी सोशियोलॉजी का प्रारंभ और अपना प्रसिद्ध अध्ययन पत्र एसुसाइड प्रकाशित किया, और 1902 में पेरिस विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से जुड़े, जो 1913 में शिक्षा एवं समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद चलिए देखते हैं दुर्खाइम की समाजशास्त्रीय दृष्टि क्या है। तो दुर्खाइम की दृष्टि में समाजशास्त्र में एक नवीन वैज्ञानिक संकाय के रूप में दो प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रथम, समाजशास्त्र की विषय वस्तु और सामाजिक तथ्यों का अध्ययन दूसरे विज्ञानों की तुलना में भिन्नता थी, और समाजशास्त्र अपने आप से अनन्य रूप से संबंधित था, जिसे उन्होंने उद्गामी स्तर अर्थात जटिल सामूहिकता का जीवन स्तर कहा, जहाँ सामाजिक परिघटनाओं का उद्भव हो सका। ये परिघटना उदाहरण स्वरूप सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म अथवा परिवार अथवा सामाजिक मूल्य जैसे दोस्ती अथवा देशभक्ति इत्यादि है, जो कि एक जटिल समग्र में ही संभव है, जो कि अपने दूसरे अंगों से बड़ा यानी विभिन्न प्रकारों से है, और हालांकि इसका निर्माण पूर्ण रूप से व्यक्तियों द्वारा होता है। और एक सामूहिक सामाजिक पहचान फुटबॉल अथवा क्रिकेट के टीम में मात्र 11 व्यक्तियों के समूह से अलग तथा अधिक होती है। सामाजिक पहचान जैसे टीम, राजनीतिक पार्टियां, स्टील गिरोह और उसके बाद धार्मिक समुदाय, राष्ट्र इत्यादि व्यक्ति के स्तर से नहीं अपितु अन्य वास्तविकता के स्तर से संबंधित होते हैं। यही वह उद्गम स्तर है जिनका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। दुर्खाइम के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, और अन्य प्राकृतिक विज्ञान की तरह इससे भी अनुभाविक विषय होना चाहिए था, लेकिन यह वास्तव में एक कठिन दावा था, क्योंकि सामाजिक परिघटनाओं अपनी प्रकृति में ही अमूर्त होती हैं, और हम सामूहिक पहचान के रूप में जैसे समुदाय अथवा बंगाली अथवा मलयाली या मराठी बोलने वाले समुदाय अथवा नेपाली या मिश्र राष्ट्र के समुदायों को देख नहीं सकते। कम से कम हम उन्हें उसी तरह सीधे रूप से नहीं देख सकते जिस प्रकार से हम एक पेड़ या लकड़ा या बादल को
जिस प्रकार से हम एक पेड़ या लड़का या बादल को देख सकते हैं, और यदि सामाजिक प्रघटना छोटी हो तो वो भी जैसे एक परिवार अथवा नाट्य समूह, हम सीधे तौर पर उन व्यक्तियों को देखते हैं जो इस सामूहिकता का निर्माण करते हैं। हम सामूहिकता को नहीं देख सकते। दुर्खाइम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि इस तथ्य को दर्शाती है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अमूर्त तत्वों जैसे सामाजिक तत्वों का विज्ञान हो सकता है, जो अवलोकन, अनुभविक, इंद्रियानुभवी और अनुसत्यापीन साक्ष्यों पर आधारित हो। हालांकि व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित नहीं होते। सामाजिक तथ्यों को अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के प्रतिमान में अवलोकित किया जा सकता है। उसके बाद नवीन अनुभविक आंकड़ों पर आधारित एक महत्वपूर्ण उदाहरण आत्महत्या पर इसके द्वारा किया गया अध्ययन है। हालांकि आत्महत्या का प्रत्येक अध्ययन विशेष रूप से व्यक्ति तथा उसकी परिस्थितियों से संबंधित होती हैं, परंतु यह भी एक सामाजिक तथ्य है कि आत्महत्या की औसत दर समुदाय से हजारों की संख्या से होती है। अतः सामाजिक तथ्य का अवलोकन सामाजिक व्यवहार से और मुख्यतः सामाजिक व्यवहार के कुल प्रतिमानों से किया जा सकता है। अतः सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह होते हैं। वे व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं परंतु उनके आचरण को बाधित करते हैं। कानूनी, शिक्षा तथा धर्म जैसे संस्थाएं सामाजिक तथ्यों का गठन करती है। सामाजिक तथ्य सामाजिक प्रतिनिधान होते हैं जिनका उद्भव व्यक्तियों के संगठन से होता है। वे व्यक्ति विशिष्ट के लिए न होकर सामान्य व्यक्ति प्रकृति के में होते हैं और व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं। सामान्य संवेदनाएं तथा सामूहिक मान्यताएं इसके कुछ उदाहरण होते हैं। और समाज में श्रम विभाजन देखें, समाज में श्रम विभाजन के बारे में देखें। अपनी पहली पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खाइम ने समाज के आदिम से आधुनिक तक के उद्विकास की प्रक्रिया के विश्लेषण की अपनी विधि की स्पष्ट की है और उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया जो उस समाज में विद्यमान थी। उन्होंने तर्क दिया कि जहां आदिम समाज का संगठन यांत्रिक एकता पर आधारित था, वहीं आधुनिक समाज का आधार स्वाभाविक एकता पर आधारित था। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है तथा यह कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है। यह विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित समूह हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक जैसे क्रियाकलाप तथा प्रकारों से लुप्त रहता है, जो कि व्यक्तियों की एकता अथवा आपसी बंधन, समरूपता तथा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होती है। अतः इस प्रकार के समाज किसी प्रकार की विषमता के प्रति सहिष्णुता नहीं होती तथा समाज के किसी मानदंड की अवहेलना करने पर कठोर दंड दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में दमनकारी कानून बनाए जाते हैं ताकि सामाजिक मान्यताओं से विचलन को रोका जा सके। और ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यक्ति तथा समाज आपस में जुड़े हुए थे और उसी की आशंका रहती थी कि आचरण की मान्यताओं के भंग होने से समाज बिखर जाते हैं। आधुनिक समाज की एक मुख्य विशेषता स्वाभाविक एकता है और यह सदस्यों की विषमता पर आधारित है। यह बृहद जनसंख्या वाले समाज में पाई जाती है जहां अधिकतर सामाजिक संबंध व्यक्तिगत होते हैं और इस प्रकार के समाज का आधार संस्थाएं होती है और इस प्रत्येक घटक अथवा इकाई अपने आप में स्वावलंबित न होकर अपने उत्तरजीवी की दूसरी इकाई अथवा समूह पर आश्रित होते हैं। पारस्परिक निर्भरता स्वाभाविक एकता पर का सार है और जहां व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है तथा वे एक दूसरे से भिन्न आवश्यकताओं की संज्ञा नहीं होते हैं और आवश्यकताओं की आज्ञा ही नहीं देते हैं बल्कि उनके स्वाभाविक संबंधों पर बहुविकल्पीय भूमिकाओं का मान्यता भी प्रदान करते हैं। आधुनिक समाज के कानून दमनकारी न होकर क्षतिपूर्ण प्रवृत्ति को होते हैं। अथवा इसका अर्थ यह हुआ कि आधुनिक समाज में कानून का मुख्य उद्देश्य अपराधी कृत्यों से सुधार लाना या उससे ठीक करना है और ठीक इसके विपरीत आदिम समाज में कानून द्वारा गलत कार्य करने वाले को सजा दी जाती है, जो एक प्रकार से प्रत्येक कृत्यों के लिए सामूहिक प्रतिशोध करता है। और उसके बाद आधुनिक समाज में व्यक्ति को स्वायत्त शासन की कुछ छूट होती थी और जबकि आदिम समाज में व्यक्ति पूर्ण रूप से सामूहिकता में लुप्त था। और आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता यह था कि सामान्य उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे के करीब आकर समूह और संगठन बना लेते हैं
क्योंकि ये समूह एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होता है, अतः एक दूसरे से भिन्न रहते हुए उन्हीं के सदस्यों के संपूर्ण जीवन को ग्रहण नहीं करते। अतः विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों की भिन्न भिन्न पहचान होती है। यह व्यक्ति को समाज की छत्र छाया से बाहर निकाला और उन्हीं के प्रकार तथा भूमिका का निर्वाह करने में तथा अपनी गलत पहचान बनाने में मदद करती है। चूंकि हर व्यक्ति को अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि शिक्षा की पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए उसकी दूसरों के साथ अंतःक्रिया बढ़ जाती है। इस प्रकार से समाज में व्यक्तिगत नियम तथा विधानों की आवश्यकता सामाजिक संबंधों के नियंत्रण के लिए होती है, क्योंकि व्यक्तिगत संबंधों का निर्वाह अधिक जनसंख्या में संभव नहीं होता है। और द डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ सोसाइटी दुर्खाइम के चिंतन के महत्व को दर्शाता है ये पुस्तक। और एक सर्वथा भिन्न विषय को लेकर उन्हें नवीन वैज्ञानिक शाखा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, जो इस प्रकार अनुभविक विधि संगत हो, जिस प्रकार वे सामाजिक तथ्य के रूप में विभिन्न प्रकार की सामाजिक एकता पर परिचर्चा करते हैं। और जैसे कि बिल्कुल स्पष्ट अभिव्यक्ति सामाजिक एकता में होती है और उससे के उद्देश्य तथा सामाजिक संबंधों के धर्मनिरपेक्षता विश्लेषण जो कि विभिन्न समाज में विद्यमान होते हैं, उसमें समाजशास्त्र को समाज में एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने की नींव डाली है। उसके बाद मैक्स वेबर के बारे में देखते हैं। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 की एरफर्ट यानी जो जर्मनी में है एरफर्ट के एक पर्शियन परिवार में हुआ था। इनके पिता एक मजिस्ट्रेट तथा राजनीतिक थे जो एक राजशाही बिस्मार्क के अनुयायी थे। और इनकी माता थी हेडलबर्ग के विशिष्ट उदार परिवार से संबंधित थी। उसके बाद 1882 में कानून की शिक्षा के लिए हेडलबर्ग गए और उसके बाद 1884 में गोटिजेन तथा बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद 1889 में डायरेक्टर शोध प्रपत्र कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिविजन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जमा किया। और उसके बाद 1891 में हेबिलिटेशन शोधन पत्र रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री एंड द सिग्निफिकेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ जमा किया, यानी शिक्षण के लिए आवश्यक था इनके लिए। उसके बाद 1893 में मेरियन सिंटजर से विवाह किया। उसके बाद 1894 से 1906 में प्रोफेसर यानी अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में पहले फ्रेमबर्ग तथा बाद में हेडलबर्ग में नियुक्ति हुई। उसके बाद 1897 से 1901 में तंत्रिका भंग होने के कारण गंभीर रूप से बीमार हुए, कार्य करने में असमर्थ हुए। उसके बाद रोम चले गए और उसके बाद 1901 में शिक्षण के क्षेत्र में पुनः लेखन किया। उसके बाद 1903 में अकाइर्स फॉर सोशल साइंस एंड सोशल वेलफेयर के संपादक हुए। उसके बाद 1904 में अमेरिका भ्रमक द प्रोटेस्टेंट्स एथेंस द एंड द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्लिटिज्म का प्रकाशन किया। उसके बाद 1918 में वियना में विशेष रूप से स्थापित समाजशास्त्र विभाग का कार्यभार किया। ऐसे ही बहुत सारे काम किए। मैक्स वेबर जर्मनी में अपने समय के महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक थे। उसके बाद सामाजिक तथा मानसिक तौर पर काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहे, पर भी उसके बाद भी अपने पिछले समाजशास्त्री लेखन का एक अपूर्व भंडार छोड़ गए। उन्होंने कई विषयों पर विस्तार पूर्वक लेखन भी किया, परंतु मुख्यतः सामाजिक क्रिया, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र तथा शक्ति और वर्चस्व के विकास पर कार्य किया। वेबर के चिंतन का दूसरा विषय आधुनिक सामाजिक युक्ति संगत प्रक्रिया, विश्व के विभिन्न धर्मों का संबंध का प्रक्रिया था। मैक्स वेबर और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के बारे में देखा। वेबर ने यह तर्क दिया कि सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। अतः ये विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान से बहुत अलग थे और जिनका उद्देश्य प्रकृति के नियमों की खोज था जो इस भौतिक विश्व को संचालित करते हैं। चूंकि सामाजिक विज्ञानों का सामाजिक क्रियाओं से मुख्य सरोकार था तथा मानवीय क्रियाएं मुख्य रूप से विषमगत अर्थों से संबंध होती थी, अतः सामाजिक विज्ञान की पद्धति प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति से भिन्न होगी। और वेबर के लिए सामाजिक क्रियाएं में वे सब मानवीय व्यवहार सम्मिलित थे जो अर्थपूर्ण थे, अर्थात वे क्रियाएं जिनसे कर्ता किसी अर्थ को संबंध होता है। और सामाजिक क्रिया के अध्ययन में समाजशास्त्री का कार्य उन अर्थों को ढूंढना था जो कर्ता द्वारा समझे जाते थे। इस कार्य को पूर्णता देने के लिए समाजशास्त्रियों को स्वयं उस पर
स्वयं उस पर कर्ता के स्थान पर अपने आप को रहकर यह कल्पना करनी होती है कि इनके अर्थ क्या होंगे और क्या हो सकते हैं। अतः समाजशास्त्र सुव्यवस्थित रूप से सहानुभूति अर्थात ऐसी समझ जो अनुभूति यानी अनुभूति पर आधारित न होकर बल्कि अनुभूति के साथ यानी समानुभूति हो, और समानुभूति जो समाजशास्त्रीय इस अभ्यास से निकलते हैं वह उन्हें सामाजिक कर्ताओं के विसंगत अर्थों को समझने तथा उनके अभिप्रेरकों को समझने में मदद करते हैं। वेबर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विशेष तथा जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठता की बात की, जिससे सामाजिक विज्ञान को अपनाया था और सामाजिक विश्व को खोज मनुष्य के अर्थों, मूल्यों, समझ, पूर्वाग्रह, आदर्शों इत्यादि पर आधारित था। और इस दुनिया के अध्ययन हेतु सामाजिक विज्ञान को इस विसंगत अर्थों को समझने के लिए तथा उनका संपूर्ण वर्णन के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों को सदैव सहानुभूति समझ को अपनाया और इसे अपनाने के लिए स्वयं उनके स्थान पर बल्कि काल्पनिक रूप से जिनको क्रियाओं का वे अध्ययन कर रहे होते हैं जिन्हें वे रखना पड़ता है, लेकिन यह अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से करना था। हालांकि यह विसंगत मामला था और उसके बाद समानुभूति समझ के लिए यह आवश्यक था कि समाजशास्त्री बिना स्वयं की निजी मान्यताओं तथा प्रक्रिया से प्रभावित हुए पूर्ण रूपेण विसंगत अर्थों तथा सामाजिक कर्ताओं की अभिप्रेरणाओं की ईमानदारी पूर्वक अभिलिखित करे और दूसरे शब्दों में समाजशास्त्री दूसरों की विसंगत भावनाओं का वर्णन करें न कि परखे। वेबर ने इस प्रकार की वस्तुनिष्ठता को मूल्य तटस्थता कहा और समाजशास्त्री इन विसंगत मूल्यों का बेहोरा तटस्थ होकर इन मूल्यों के प्रति बिना अपनी भावनाओं में बहे करते हैं। और वेबर ने यह बताया कि यह बेहद कठिन था क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक समाज के सदस्य भी होते हैं और उनकी अपनी मान्यताएं तथा पूर्वाग्रह भी होते हैं। हालांकि उन्हें स्व अनुशासन के लिए अधिक प्रयत्न करना था और करना पड़ा। लोह संकल्पन शक्ति का अभ्यास, जैसे कि उन्होंने कहा कि ताकि दूसरों के मूल्यों तथा विश्व दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए वे तटस्थ रहें। और उसके बाद समानुभूत समझ के अतिरिक्त वेबर ने समाजशास्त्र के लिए एक अन्य पद्धति शास्त्रीय उपकरण आदर्श प्रारूप की बात भी कही। आदर्श प्रारूप सामाजिक घटना का तार्किक एक रूपीय मॉडल है जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित करता है। विश्लेषण में मदद के लिए बनाए गए अवधारणात्मक प्रारूप होने के कारण इसका निर्माण वास्तविकता को हूबहू दर्शाने के लिए नहीं हुआ। आदर्श प्रारूप घटना रूपों को जो विश्लेषणात्मक रूप से महत्वपूर्ण होती है उसे बढ़ा चढ़ाकर तथा दूसरों को नजरअंदाज तथा अनुकंतर दिखाते हैं। और व्यापक रूप से आदर्श प्रारूप को वास्तविकता के समरूप होना चाहिए, परंतु इसका मुख्य कार्य अध्ययनरत सामाजिक प्रघटना के मुख्य प्रारूपों को जोड़ने तथा उसके विश्लेषण में सहायता करना है। आदर्श प्रारूप विश्लेषण तथा समझने में कितने सहायक है इस तथ्य पर उन्हें जांचा जाता है, न कि यह कि वे कितने यथार्थ अथवा कितने विस्तार पूर्वक उनकी विवेचना करते हैं। और विश्व के अलग अलग धर्मों के नैतिक संबंधों और अलग अलग सभ्यताओं की सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए वेबर ने एक आदर्श प्रारूप तैयार किया। इसी के संदर्भ में वेबर ने सुझाव दिया कि यूरोप में पूंजीवाद के आगमन एवं विकास के लिए कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई वर्गों ने मूल्यों ने बहुत ही गहरे रूप से प्रभावित किया है। और वेबर ने पूर्ण आदर्श प्रारूपों का प्रयोग 3 विभिन्न प्रकार की सत्ता को प्रभावित करने के लिए किया। वे हैं पारंपरिक, उसके बाद करिश्माई तथा तर्कसंगत वैधानिक। जहां पारंपरिक सत्ता का उद्भव प्रथा तथा प्रचलन से हुआ था, वहीं करिश्माई सत्ता का उद्भव दैवीय स्रोतों अथवा ईश्वर की देन से ढूंढा गया तथा सत्ता को तर्कसंगत वैधानिकता पर आधारित थी और उसका आधार कानून था। और तर्कसंगत वैधानिक सत्ता जिनका प्रचलन आधुनिक युग से भी देखा जा सकता है, नौकरशाही उसका प्रतीक था। नौकरशाही में देखें, नौकरशाही संगठन का वह साधन था जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित था। इसका अर्थ यह हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवहार स्पष्ट नियमों से संचालित होते थे। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक संस्था के रूप में नौकरशाही कर्मचारियों की शक्तियों को उनकी जिम्मेदारियों की तुलना में प्रतिबंधित करती है तथा उन्हें संपूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करती। और नौकरशाही सत्ता की विशेषताएं जैसे है अधिकारियों के प्रकार्य यानी कार्य, उसके बाद पदों का सोपानी क्रम, उसके बाद लिखित दस्तावेज की विश्वसनीयता, कार्यालय का प्रबंधन और कार्यालयी आचरण है। अधिकारियों का प्रकार्य यानी कार्य, नौकरी के अंतर्गत कार्यालयी क्षेत्राधिकार होते हैं जिनका संचालन नियम, कानून तथा प्रशासनिक विधानों द्वारा होता है। नौकरशाही संस्थान के नियमित क्रियाकलाप का बंटवारा नियत रूप से सरकारी कर्तव्यों के रूप में होता है। इसके
इसके अतिरिक्त उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ वर्गों के आदेश अस्थायी रूप से दिए जाते हैं, परंतु उनकी जिम्मेदारी को परिसीमित कर उसका जिम्मा योग्य अधिकारियों को दिया जाता है, चूंकि कर्तव्यों का निर्वहन नियमित रूप से किया जाता है और अतः केवल उन्हीं व्यक्तियों को नौकरी पर रखा जाता है जिनके पास उससे संबंधित योग्यताएं होती है। नौकरशाही में सरकारी पदधारी से स्वतंत्र होते हैं क्योंकि वे उनके कार्यकाल में पश्चात भी बने रहते हैं। उसके बाद सोपानी के क्रम में देखें, अधिकारी तथा कार्यालय श्रेणीगत सोपान पर आधारित होती है, जहां उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारियों का निर्देश दिया जाता है। निम्न अधिकारियों के निर्णय से असंतुष्टता की स्थिति में उच्च अधिकारियों से अपील की गुंजाइश रहती है। और तीसरा है लिखित दस्तावेज की विश्वसनीयता। नौकरशाही व्यवस्थाओं का प्रबंधन लिखित दस्तावेज के आधार पर चलाया जाता है तथा फाइलों को रिकॉर्ड के रूप में संभाला जा सकता रखा है और कार्यालय अथवा ब्यूरो का निर्णायक तंत्र मिलजुल कर निर्णय लेने लगा और यह सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र का भाग होता है जो अधिकारियों के निजी जीवन से अलग होता है। उसका चौथा है कार्यालय प्रबंधन। चूंकि कार्यालय प्रबंधन विशिष्ट अथवा आधुनिक क्रिया है तथा यहाँ कार्य के लिए प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। उसके बाद पांचवा कार्यालय आचरण। कार्यालयीन क्रियाकलाप कर्मचारियों से संपूर्ण एकाग्रता की अपेक्षा करती है, बिना इसके कार्यालय में उसका समय परिसीमित ही क्यों न हो। अतः कार्यालय में एक कर्मचारी का आचरण नियमों तथा कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये उनके सार्वजनिक आचरण को निजी व्यवहार से अलग कर चुके हैं और चूंकि ये नियम तथा विधान कानूनी रूप में पहचाने जाते हैं, अतः कर्मचारी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वेबर द्वारा नौकरशाही का राजनीतिक सत्ता के आधुनिक रूप में चरित्रनांकन नहीं किया गया, जिनके इसने दिखाया कि किस प्रकार एक कर्ता अपने कौशल तथा प्रशिक्षण के लिए भी पहचान या पहचानी जाती है या जाता है तथा उन्हें जिम्मेदारी को लागू तथा पूर्ण करने के लिए आवश्यक शक्ति दी जाती है। कानूनी परिसीमताओं ने उनके कार्यों तथा सत्ता को अनियंत्रित शक्तियों के सीमित कर कर्मचारियों को अपने सेवानिर्थियों के प्रति जिम्मेदार बनाया है क्योंकि वह अपने सार्वजनिक क्षेत्र में पूरा किया जा सके।